ये जो चीज थी। ठीक है, एक बार कंफर्म कीजिएगा, आप लोगों को दोबारा स्लाइड नजर आ रही है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर कीदत। ठीक है। ओके। तो ये जो है ना, मैंने अब आपको इंटरसेलुलर रिसेप्टर से बताएं। अब ये जो नॉड रिसेप्टर है ना, ये सॉरी टीसीआर रिसेप्टर जो है, ये टीसीएल टोल लाइक रिसेप्टर, जो मैं इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये टीसीएल नहीं बेसिकली, इसको मैंने टी टोल लाइक रिसेप्टर ही कहना था। तो ये टोल लाइक रिसेप्टर है बेसिकली। अब जो टोल लाइक रिसेप्टर है, इसको यहाँ पे मैंने मेंशन करना इसलिए जरूरी था कि जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स का एक तो एक्टिवेशन का मैकेनिज्म था, ये जो है टी एच सेल जो है हेल्पर टी सेल, उसकी उसके जरिए से एक तो इनकी एक्टिवेशन है जिसमें ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, वो वाला तरीका है। दूसरी एक्टिवेशन होती है एंटीजन इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन। उसके अंदर क्या होता है कि जो जिसने ये इन्होंने दिखाया हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर दिखाया है कि जो फ्लैजेलिन होती है ना, समटाइम्स बैक्टीरिया के ऊपर कोई एंटीजन होती है जो जो साइज में बहुत बड़ी होती है। अब वो साइज में इतनी बड़ी होती है कि बीटा सेल के ऊपर मुख्तलिफ जो एंटीबॉडीज लगी होती हैं, जिसको बीटा सेल की बी सेल, सॉरी मैं कह रहा हूँ बीटा बी सेल जो है, उसके ऊपर बहुत सारी मुख्तलिफ जो एंटीबॉडीज लगी होती हैं, वो उन सब के साथ लग के तो इन एंटीबॉडीज को क्रॉस लिंक कर देती है। जैसे कि सेल के ऊपर है तो इनको क्रॉस लिंक कर देती है। जब ये क्रॉस लिंकिंग हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बी सेल होता है, ये विदाउट द हेल्प ऑफ हेल्पर टी सेल खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। अब अगेन हम लोगों ने ये चीज बड़ी अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, जब इस बीटा सेल ने बी सेल ने एक्टिवेट होना है, तो इसने या तो मेमोरी बी सेल बनाना है या फिर प्लाज्मा बी सेल बनाना है, और प्लाज्मा सेल बनाना है। और प्लाज्मा सेल यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा सेल की के फंक्शन, क्योंकि अब हम डिजीजेस पढ़ने जा रहे हैं तो उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन जब होगी तो उसमें प्लाज्मा सेल बनेगा। और प्लाज्मा सेल का मतलब है सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अगर प्लाज्मा सेल नहीं होगा या बी सेल एक्टिवेशन नहीं होगी तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं बनेगी, और इम्यूनोग्लोबुलिन वाली इम्यूनिटी नहीं होगी। लेकिन आपके पास क्वेश्चन ये है कि कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी या किस चीज, दो चीजों की इम्यूनिटी अगेंस्ट इम्यूनिटी किसी हद तक फिर भी होगी? बताएं अगर किसी बच्चे को आता है तो। बी सेल काम नहीं कर रहा लेकिन टी सेल तो काम कर रहे हैं, तो टी सेल की वजह से कौन सी इम्यूनिटी होगी, किन चीजों के अगेंस्ट इम्यूनिटी होगी जो स्टिल एग्जिस्ट करेगी, या कौन से ऐसे पैथोजेंस हैं? स्टूडेंट्स, हिंट देता हूँ कि टी सेल काम कर रहा है। टी सेल किन के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है, या एनके सेल है वो किन के अगेंस्ट प्रिवेंट करते हैं? चले, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, या फिर जो ट्यूमर सेल्स हैं उनके अगेंस्ट प्रिवेंट करते हैं। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंडिडाई जो है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी किसी हद तक फिर भी होगी। अच्छा, ये बात आ गई। अब ये जो है ना, ये इन्फ्लेमेशन वाली स्लाइड है, मुझे इसको भूल गया कि किस पेज से मैंने उठाई है, लेकिन इसके अंदर ना मैंने ये चीज आपको शो बतानी थी कि इन्फ्लेमोसोम्स जो है वो क्या होते हैं, इन्फ्लेमोसोम्स। उसके अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स that recognizes products of dead cells, products of microbial products and crystals, जिसके अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं, एक्टिवेशन ऑफ IL-1 एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो पैम पैम पैटर्न, पैथोजेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न या डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ये उनकी बात कर रहा है जो प्रोडक्ट्स ऑफ डेड सेल्स हैं, या माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं या क्रिस्टल्स हैं। ये इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है ना, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, उनकी बात करें तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन मैंने आपको बताया था रेग लाइक रिसेप्टर्स, और ये नॉड लाइक नॉड रिसेप्टर्स है ना, ये दोनों ये इनसाइड सेल हैं। तो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं, ये रिकग्नाइज करते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और उनको रिकग्नाइज करने के बाद क्या बनाते हैं, IL-1 की एक्टिवेशन करते हैं एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर लिखा हुआ है कि टोल लाइक रिसेप्टर्स एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स हैं, इनके बाद में बताता हूँ। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, एंटीबॉडीज, मास्ट सेल, बेसोफिल्स, कॉम्प्लीमेंट एंड हेगमन फैक्टर, ये सारे तो हैं। हमें टोल से जो टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं उनकी बात अब यहाँ पे हमें समझ आ गई कि टोल लाइक रिसेप्टर का एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या रोल है। हमें न्यूट्रोफिल का रोल समझ आ गया।
इसके अंदर एक स्लाइड है, वो बाद में करेंगे। इयोसिनोफिल का हमें पता लग गया, एंटीबॉडीज का फंक्शन हमें पता लग गया, मास सेल और बेसोफिल्स का हमें पता लग गया, और कॉम्प्लीमेंट क्या है इसको आज हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई इतनी सी? ये लगता है कि कोई नई इंफॉर्मेशन है? उसके बाद आता है कि इसके अंदर आपके पास ये आगे जो कंपोनेंट है, टू ब्रिंग सेल्स एंड प्रोटीन्स टू साइट ऑफ इंजरी एंड इन्फेक्शन। तो ये जब साइटोकाइन रिलीज करेंगे, IL-1 रिलीज करेंगे, या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर जो दूसरे साइटोकाइन रिलीज करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स इस साइट पे पहुंचेंगे, क्योंकि उनको सिग्नल मिलेगा कि जी पैथोजेंस का हमला हो गया, तो वो भी इस सेल पे, इस सरफेस जगह पे पहुंचेंगे और इनके अगेंस्ट डिफेंस जो है वो एक्टिवेट करेंगे। तो ये जो है, इस छोटा सा पार्ट के अंदर ये जो चीज थी, मैंने इसको आप लोगों ने इसके अंदर से जो चीज हम लोगों ने भी पढ़ी है उसको हाईलाइट कर लेना। बाकी चीजें मैं इसके साथ आपको करवाता रहूंगा, इस तरह ही आपको याद रहेंगी ये चीजें। ये जो ल्यूकोसाइड एक्सट्रावेजेशन था, ये है, इसको हमने करना था, लेकिन ये भी थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए भी इसको थोड़ा सा होल्ड पे किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेल ट्रैफिकिंग की थी, मैंने उस वक्त इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन आज इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा, एक तो मूड चेंज हो जाएगा इस वक्त, अभी आप थोड़े से एक डिफरेंट सेटअप में हैं। हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इधर से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स हैं, उनके अंदर ऑप्शन होती है, या तो ये सिक्रीटरी वेसिकल्स होंगी और बाहर चली जाएंगी सेल से, या फिर क्या होगा कि जो गोल्जी प्लेटस है ना, वो उसके ऊपर क्लेथरिन प्रोटीन लगा देगा, और क्लेथरिन प्रोटीन यहाँ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड है ना, यहाँ से ये कोई पैथोजन जो है उसको भी लेकर आई है, तो इसके ऊपर भी क्लेथरिन कोटेड है। अब ये वाली क्लेथरिन और यहाँ वाला जो क्लेथरिन कोटेड है, ये वेसिकल्स ये आपस में मिलेंगे और ये बनाएंगे अर्ली एंडोसोम। अब ये जो अर्ली एंडोसोम बने, उसके बाद बनेगा लेट एंडोसोम, कि जिसके अंदर जो एंजाइम्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है एंजाइम्स होंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और यहाँ से जो से पैथोजेंस के होंगे, वो आपस में जब मिलेंगे तो इनकी जो जो पैथोजेंस है उनकी ब्रेकडाउन होगी, और वो लाइसोसोम्स बन जाएंगे, फिर बाद में इसको रिसाइकल होगा, जो भी प्रोसेस होगा। तो ये होता है सारा, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन आई सेल डिजीज में क्या होता है, आई सेल डिजीज में इनहेरिटेड लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, और ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसके अंदर ये क्या है, डिफेक्ट इन ये जो प्रोसेस है, एन एसिटाइल ग्लूकोमाइनल 1 फॉस्फोट्रांसफेरेज जो है, इसका प्रोसेस है। इसको सिंपल वर्ड में देखेंगे तो जो मैनोज रेजिड्यू है, इसको, इसके जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर ये चिपकाया नहीं जाता, ये टैग है बेसिकली। ये वो जो टैग है वो ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर लगता नहीं है। अब जब ये टैग नहीं लगता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एंजाइम है जिन्होंने इधर जाना था ना, वो एंजाइम इसके अंदर, लाइसोसोम इसके इस वेसिकल के अंदर एंजाइम्स मौजूद नहीं होंगे। अब वो जो एंजाइम होंगे वो चले जाएंगे यहाँ से बाहर। ठीक है, एंजाइम्स सिक्रीटेड एक्स्ट्रा सेलुलरली रादर देन डिलीवर्ड टू लाइसोसोम्स। तो एंजाइम इसके अंदर जो पैक होने थे वो एंजाइम पैक हुए नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बेसिकली टैग लगना है। ये जो क्लेथरिन है ये डिसाइड करेगा कि वेसिकल ने कहाँ जाना है, लेकिन जो इस के अंदर प्रोडक्ट है, उसके ऊपर जो टैग होगा वो डिसाइड करेगा कि उस प्रोडक्ट ने इस वाले वेसिकल में जाना है, या उसने सिक्रीटरी वेसिकल में जाना है। तो क्या हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट वो सही तरह से टैग ही नहीं, अब वो जो प्रोडक्ट वो चलेगी एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर चलेगी। अब आपको पता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो तो ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है, तो वो क्या करेंगे, बाहर जाके तबाही फैलाएंगे, सेल के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर तबाही फैलाएंगे, हालांकि उन्होंने वहां पे फैलानी नहीं थी। अब क्या होगा कि जो लाइसोसोम है, दे आर डिफिशिएंट इन डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो है नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर डिब्रीज जो है, डिब्री कहते हैं जो गार्बेज है वो, या ब्रोकन चीजें, उनका उनकी कलेक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सेल के अंदर आपको ये एज एन इंक्लूजन नजर आएंगी, इनको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। हेंस द नेम ऑफ द डिजीज आई सेल डिजीज या इंक्लूजन सेल डिजीज। यहाँ तक सही बात समझ आइए? डिफरेंट टॉपिक है, बट द पॉइंट इज कि ये हम साथ साथ हम लोगों ने कवर करना है, पढ़ने तो हमने सारी चीजें, लेकिन ये है कि मूड चेंज हो गया, ये बात समझ आ गई? ठीक है, बाकी भी जरा बता दें। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास जो सेंटेंस है, इनको मैं मेमोराइज करने के लिए मैं निकालूंगा, पिक्चराइज की है ये, जो है ना वो एक पिक्चर है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट द पॉइंट इज कि ये इसके अंदर कॉर्नियल क्लाउडिंग है, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया है, कोर्स फेसिस हैं, रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट है, हैंड डिफॉर्मिटीज हैं, काइफोस्कोलियोसिस है, इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। ये जो है ना, एक दफा क्वेश्चन ये आता था, उसमें वो डायरेक्ट जो है ना आपको सारे सिम्टम देख के वो पूछते हैं कि जी गॉल्जी के जो मैकेनिज्म था, या ये वाला जो एंजाइम है ये डेफिशिएंट था, तो आपका डायग्नोसिस में क्या आएगा।
तो आप सोच रहे होंगे अच्छा ये चीज़ आ सकती है वो चीज़ आ सकती है, लेकिन ये कोर्स बेसिस बाकी सारी जो चीज़ें ये हर्लर सिंड्रोम में भी आ सकती हैं। तो जो आपके पास आई सेल डिजीज से रिलेटेड है ना, वो सिर्फ आपका लाइसोसोमल एंजाइम्स है, वो प्लाज्मा के अंदर इनकी लेवल ज्यादा होगा, तो ये इसका एक डिफरेंशिएटिंग या आप कह लें डायग्नोस्टिक फीचर है। ठीक है, अब अगर आपने ये सारी चीज अब इस परस्पेक्टिव से देखें तो आई होप सो कि ये चीज रिलेटिवली इजी नजर आ रही है, ये उतनी अभी मुश्किल नहीं थी। ठीक है, अच्छा नहीं है कवर में, हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पे। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो है, इसके अंदर जो है ना, हम लोगों ने मुख्य जगहों पर पढ़ा था कि जब आईजीएम है, जब ये सेल सरफेस सेल जाके बाइंड करती है पैथोजन के ऊपर, तो ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। नजर आ रही है क्लियरली कि इसके अंदर क्या है कि ये आईजीएम जो से, ये आईजीजी जो से थे, ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती हैं। दूसरा हम लोगों ने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर पढ़ा था कि जब एंटीबॉडीज अटैच करती हैं सेल के ऊपर, तो वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इनेट इम्यूनिटी है, इसके अंदर भी जो है इसका एक जो मैकेनिज्म है डिफेंस का, वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है। अब जो कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली वो है क्या या वो करता क्या है? कॉम्प्लीमेंट को पहले मैं आपको सादा सी से चीज बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट का काम है, एक तो ये कि जो सेल है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाना है, जिसको हम कहते हैं मैप। वो जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वो सेल के अंदर पोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सेलुलर कंपोनेंट जो है वो डैमेज होते हैं और सेल के अंदर सुराख वगैरह बनते हैं, पोर्स होते हैं इनके जो सारा, तो सेल के अंदर एपोप्टोसिस होता है, ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक तो मैकेनिज्म हो गया मैप के थ्रू डिस्ट्रक्शन। दूसरा मैकेनिज्म इनका ये है कि जो भी पैथोजन है उसको ये ऑप्सोनाइज कर देते हैं, उसके ऊपर एंटीबॉडीज लगा देते हैं, ताकि जो बाकी दूसरे फेगोसिटिक सेल्स हैं वो आए और इस सेल को फेगोसाइटोज कर दें। दूसरा मैकेनिज्म इनका ये है। तीसरा मैकेनिज्म क्या नहीं, तीसरा जो काम है वो काम ये है कि इसको हम साथ में जोड़ देते हैं। तीसरा काम ये है कि ये इनवाइट करते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स को। ये तीसरा काम है, समझ आइए। ये तीन आपने बस चीजें याद रखने के काम क्या, अब इसको हम जो है ना, इसको जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास एक होता है कॉमन, जो कॉम्प्लीमेंट है, इसके अंदर हमारे पास एक कॉमन पाथवे होता है। यानी कि जिस तरह आपने कोagulation कैस्केड पढ़ा था, उसमें होता है हमारे पास एक कॉमन स्टेप होता है, जिसके अंदर ये है कि जो, अच्छा ये बेसिकली जो है ना, ये C3 वगैरह ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है, ये हैं प्रोटीएजेज हैं। हाँ यहाँ पे क्या लिखा हो, मैं इसमें मेंशन करता हूँ, लीवर्स या प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। तो ये जो है ना कॉम्पोनेंट प्रोटीन का बेसिकली काम ये है। अब इसके अंदर जो सबसे याद रखने वाली चीज है वो है C3। C3 का क्या होता है कि ये कॉमन है, कॉमन पाथ है। C3 से क्या होगा, C3A बनेगा और बनेगा C3B। C3A जो से ये अलहदा चल जाएगा। इसका काम क्या है, ये है मैंने आपको थर्ड फंक्शन क्या बताया, थर्ड फंक्शन क्या होगा क्लास, थर्ड फंक्शन क्या बताया मैंने, इनवाइट करेगा सेल्स को इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे, एज अ कीमोटैक्टिंग एजेंट काम करेंगे या। ठीक है, तो ये इनका थर्ड का फंक्शन है। अब ये जो C3B होगा वो क्या करेगा, वो जाके कुछ और प्रोटीन्स हैं उनको जाके बाइंड करेगा, जैसे C5 होगी, उसको जाके C3B बाइंड करेगा और मिलके बना देगा C3B कन्वर्टेज। मैं यहाँ पे मेंशन ही करता हूँ, C3, C3 कन्वर्टेज कहते हैं समझ।
C3 A C5 ये नाम को कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये कि C5 कन्वर्टेज, ये C5 कन्वर्टेज कर दे, C5 कन्वर्टेज बना देगा। बल्कि सॉरी, यहाँ पे है, इसको बल्कि मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर करके ना हम लोग करते हैं मजीद। खैर ठीक है, C3 कन्वर्टेज है, C5 कन्वर्टेज है, बट द पॉइंट इज की कन्वर्टेज बना देगा, बस ये फिलहाल हमने याद रखना है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि C3 की ब्रेकडाउन है बेसिकली, C3 की ब्रेकडाउन से C3 A और C3 B बनना है। अब मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा, ये याद रह जाएगा, बेफिक्र हो जाए, आपको ये भूल लेंगे नहीं चीजें। सिर्फ आपको तीन फंक्शन याद होंगे। कौन सा बच्चा है जो मुझे बताएगा तीन फंक्शंस क्या हैं जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे के? मैक ठीक है, और मैक है, और कीमोटैक्सिस ठीक है, और एक और ऑप्शनलाइजेशन जो है ना, फेगोसाइटोसिस। बैक नहीं, मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चले। अब यहाँ पे इसको मैं जूम कर रहा था, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो फर्स्ट एड की पिक्चर ताकि। जी जी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, ये C3 है। अ, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे हम आते हैं, C3, ये जो C3 कन्वर्टेज है, इससे आगे आपके पास ये देखे C3 A और C3 से C3 B बने। जितनी भी कंफ्यूजिंग लग रही है ना आपको पिक्चर, आपको बाद में समझ आ जाएगी कि इसके अंदर एंड पे रोल इन्हीं का निकलेगा, C3 A का और C3 B का ही रोल निकलेगा। तो C3 A का रोल मैंने आपको बताया कि C3 A जो सा ये एक्ट करता है एज कीमोटैक्टिंग एजेंट। ये देखिए, C3A स्टिमुलेट्स मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन, इन्फ्लेमेशन, हिस्टामिन इंक्रीजेस एंडोथेलियल परमेबिलिटी, और C5A मीडिएटेड कीमोटैक्सिस। C5A का भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिनके अंदर A आ रहा है, C5A और C3A जो सही दोनों सिमिलर है। जो C3A का फंक्शन है वही C5A का है, लेकिन इसको फिलहाल आपने याद रखें, C3A ने क्या किया कि मास्ट सेल को भी उसने कहा हाँ भी अपना कंटेंट रिलीज करो, इन्फ्लेमेशन तबाही फैलाओ। हिस्टामिन जो है वो जो है हिस्टामिन, आपने हमने पीछे पढ़ा था कि वेजो एक्टिव एमीन है, तो ये क्या करती है कि वेसल जो है उनको इनको मॉडिफाई करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन के अंदर वो वील्स बनते हैं, या मटीरियल जो है वो लीक करता है। और C5A जो है या C3 दोनों ही जो है ना बेसिकली एक्ट करते हैं एज अ कीमोटैक्टिक एजेंट, जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनको इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे दावत देते हैं कि अभी वहां पे आ जाओ। ये काम हो गया C3 का। अब हम आ जाए C3 B का। C3 B का काम क्या है कि ये करता है ऑप्सोनाइजेशन, ये सेकंड फंक्शन परफॉर्म करता है कि जो भी माइक्रोब है उसके ऊपर जो है एंटीबॉडी को अटैच करते हैं। एंटीबॉडी को अटैच करके फिर जो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स है वो इसके साथ बाइंड करते हैं, और जो फैगोसाइट साइट होता है वो फिर इस जो माइक्रोब या जो भी फॉरेन मटेरियल्स को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं या फैगोसाइटोस करके डिस्ट्रॉय करते हैं। ये काम हमें दो चीज समझे। अब हम आते हैं जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्या होता है। मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है ना इसके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो C3 A का हम लोगों ने पढ़ लिया कि उसने तो जाके करना है जो है ना कीमोटैक्टिक एजेंट काम करना है। जो C3 B है वो जाके मिलता है C5 के साथ। C5 और C3 B मिल के बनाते हैं C5 कन्वर्टेज। अब ये जो C5 कन्वर्टेज है, ये C6 से C9 तक की प्रोटीन को लेता है और उनके साथ मिलके बना देता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब हम देख लेते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करता है।
मेम्ब्रेन अटैक्स को अप्लाई, ये देखिए C3 C5B आ गया। अ, इसने यहाँ पे एक चीज बस करेक्ट कर देता हूँ कि C3A जो है ये बेसिकली C3B जो से जाके C5B को भी खराब करेगा, और C5B में से दो चीजें बनेगी, C5B बनेगा और C5A बनेगा। C5A का फंक्शन वही C3A वाला, और C5B और C3B, ये दोनों मिलके इन्होंने C5 कन्वर्टेज बनाया, और फिर साथ C6 और इनको साथ लिया और मिलके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अभी जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, इसने क्या करना है कि सेल लाइसिस, ठीक है, साइटोलाइसिस, और जाके ऊपर ये जो सरफेस है उसके ऊपर जाके पॉलीमराइज C9 है ये, इसकी इतनी डिटेल नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ये वहां पे जाके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी वजह से सेल लाइसिस होती है। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी काफी हद तक सिंपल है। आई होप सो कि यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई है। कि जो 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 चीजें मैंने आपको बताई हैं वो अगर आपको समझ आ गई तो इसके अंदर मजीद जो है ना, आपको अगर नहीं भी कोई आता तो कोई इशू नहीं है। यहाँ तक बात ठीक है, कोई चीज पूछनी है या कोई चीज अगर मेरे से रह गई हो तो मतलब पूछ रहे हैं। अब इसके अंदर जो सा ना ये डिटेल जो चीजें बताई हैं कि देखें इसके अंदर C5 3A, C5A, ए एनाफिलैक्सिस के तौर पे किया हुआ, बट ये जो ए वाले जो फैक्टर्स हैं उनका काम बेसिकली एनाफिलैक्सिस है। ये इसके अंदर जो C5A है उसके अंदर भी उन्होंने इसके अंदर उन्होंने न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस के बारे में बात की है। लेकिन आपको बस ये है कि जो ए वाले हैं उनका काम बेसिकली यही है कि जो है ना एक्टिवेशन करवाना, सेल्स को इनवाइट करवाना, इन्फ्लेमेशन करवाना, डिस्ट्रक्शन कॉज करवाना, ये बेसिक इनका काम है। डिटेल अगर आपको ये वाली चीज नहीं याद रहती, कोई इशू नहीं है, आपको एग्जाम नहीं कहीं जाने लगा, लेकिन कहना है मुझसे भी ये डिटेल आपने याद करनी है, आप अपने तौर पर करते हैं, लेकिन जितनी चीज आपको बताइए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। C5B से C9 जो है ये मैक और साइटोलाइसिस है। C3B ऑप्सोनाइजेशन वाली है। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाता है आपके पास, थोड़ा सा इसको सारे को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आए थे कि IgM और IgG मीडिएटेड जिनसे ये क्लासिक पाथवे है। अब यहाँ पे आ जाता है कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन की जो बात आती है ना वो आती है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती कैसे है। कॉम्प्लीमेंट की जो एक्टिवेशन है उसके भी तीन पाथवेज होते हैं। एक पाथवे क्या होता है कि जो है ना क्लासिक पाथवे, उसकी बात करते हैं पहले। क्लासिक पाथवे में क्या होता है, एक होता है C1 होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ये थोड़ी बता दो, एक्स्ट्रा डिटेल है, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। C1 जो होता है इनके साथ लगा होता है इनहिबिटर। अब जब क्या होता है कि IgG और IgM जो सी हैं ये आते हैं और बहुत सारे C1s को इकट्ठा करके जोड़ देते हैं आपस में, C1 को अपने घेरा बना लेते हैं। जब ये C1 को अपने हर एक के साथ जो है ना इनहिबिटर लगा होता है, तो जब ये इनको अपने साथ घेरा लगा देते हैं तो क्या होता है कि जो C1 होता है, इनके जो इनहिबिटर है वो खत्म हो जाता है और C1 रिलीज हो जाता है। वो जो C1 रिलीज होता है वो जाके C3 को ब्रेक करता है C3A में और C3B में। फिर हमें पता है कि C3A जो सा वो कीमोटैक्टिक एजेंट है, वो अपना काम करने चला जाता है, तो C3B जो सा वो जाके ब्रेक करता है C5 को इंटू C5A और C5B। अब इसको, इस सारे पिक्चर को हम थोड़ा सा, ये जो अगेन मैम ये बेसिक तो आपको समझ आ गई है, थोड़ा सा मैं जो मेमोरी के लिए आपको इसको बता देता हूँ, ताकि जो चीज कुछ रह गई होगी वो आपको कवर हो जाएगी। इसमें ये है कि जिस तरह ये जो है ना तीन आंखों वाला जो कवा है, इसको बताया हुआ कि ये C3 होता है, ये इसके अंदर से बनता है C3B। ये जो एनक लगाया हुआ है वो बी को करता है, C3B बन जाता है, और ये जो प्रोडक्ट रह जाती है ये होती है C3A। अब ये जो C3B है ये जाके जो पैथोजेंस है उनके ऊपर जाके उनकी ऑप्सोनाइजेशन करवाता है। यही इसका काम है। जो C3 एक ये इसका फंक्शन है, C3 भी एक काम ये करवाता है, दूसरा काम C3 भी ये करवाता है कि जो C5 है उसके साथ उसको उसके पास जाता है और उसकी ब्रेक डाउन करवाता है
C5A में, C5A और 5B के अंदर उसकी ब्रेकडाउन करवाता है। जो 5A है वो आके मैक्रोफेजेस और बाकी सेल्स को इनवाइट करता है इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे। जो C3B होता है वो C6 और C9 के साथ मिलता है और मिलके बना देता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सेल के अंदर पोर बना देता है। और वो फिर उस पोर से सेल की ब्रेकडाउन होती है, सेल साइटोलाइसिस होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। आ, अब यहाँ पे हमने आईजीजी और आईजीएम का रोल ये पढ़ लिया हमने कि एक तो एक्टिवेशन के लिए आईजीजी का रोल है और वो क्लासिक है, ये इसका मैकेनिज्म है कि आपसे पूछेंगे क्लासिक जो एक्टिवेशन है उसके लिए आईजीजी और आईजीएम का रोल है। ऑल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है कि माइक्रोफेस माइक्रोब सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो माइक्रोब के ऊपर, जिस तरह हम लोगों ने पढ़े कि जो वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं कि सी जो है 3 है उसकी ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन करवा देते हैं और उसे ऑटोमेटिकली C3A बन जाता है और C3B बन जाता है, फिर वही जो है आगे से कॉमन पाथवे वो शुरू हो जाता है। जो तीसरा पाथवे है उसके अंदर ये होता है कि जो लेक्टिन मैनोज जो होती है, शुगर होती है, ऑन माइक्रोब सरफेस होती है। ये जो लेक्टिन मैनोज शुगर होती है ये सिर्फ माइक्रोब्स के अंदर होती है, ह्यूमन सेल के अंदर नहीं होती। तो जब ये सरफेस जाके C3 के साथ अटैच होती है तो वो जो सी है वो वहां से इस पाथ कॉम्प्लीमेंट पाथवे की एक्टिवेशन करवा सकती है। तो ये तीन पाथवेज हैं जिसके अंदर जो जो कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन करवाते हैं। ये सारी चीजें हमने करनी है यहाँ पे। C3B बाइंड्स टू लाइपोपोलिसैकेराइड्स ऑन बैक्टीरिया, जिससे मैंने मैनोज की बात की कि बैक्टीरिया के ऊपर लाइपोपोलिसैकेराइड के ऊपर बाइंड करता है। मैक कॉम्प्लेक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रलाइजिंग नाइसीरिया स्पीशीज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन रिकरेंट इन्फेक्शन। अब ये जो है ना, पहले मेरा इरादा था कि आपको यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी इन्वॉल्व करा था, बट हम जब सीरिया के इन्फेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैक की डेफिशिएंसी क्यों होती है और जो C3 कन्वर्ट होता है, C3 इनहिबिटर है, उसकी वजह से जो हेरिडिटी एंजियोडीमा होता है वो वाली सारी सिचुएशन वो इसके साथ हम स्टडी करेंगे, तो इसलिए ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, पता लगेगा। तो ये है कि जो आपको ये देखे ना कि जो हम इसको कहते हैं टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट C5B+9, इसको कहते हैं टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी होगी तो कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाएगा। क्या है, टर्मिनल बी कॉम्प्लीमेंट की अगर टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट की अगर डेफिशिएंसी होगी तो कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। स्लाइड में डायरेक्ट मेंशन है, प्लीज थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए। नाइसीरिया स्पीशीज सुन रहे हैं कि सब चले गए हैं। उसके बाद आया था कि ये जो टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट है ये क्या बनाता है, एक बार कंफर्म कर दें। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। फिर आपके पास ये ऑप्शन आ गया, option in C3B and IgG are two primary option in bacterial defense. Enhanced phagocytosis C3B also help clear immune complex. Opsonization का हम लोगों ने पढ़ लिया कि to prepare for eating। जो स्लाइड रमन आपने कहा था ये मैं बता रहा हूँ कि ऑप्सोनाइजेशन ये होते हैं कि एंटीजन जो है वो आप पैथोजन के ऊपर लगा देते हैं और नेचुरल किलर सेल या मैक्रोफेजेस आते हैं उसको आके ईट करते हैं। ये स्लाइड की जो बता रहा था जिसमें नेचुरल किलर सेल ऑप्सोनाइज करने आए हैं। ये ऑप्शनाइजेशन है। इनहिबिटर्स के अंदर क्या आता है कि डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर DAF, also called CD55 and C1 esterase inhibitor help prevent complement activation on self antigen। ये जो है ना मैकेनिज्म ये ऑटोइम्यून डिजीज का है इनहिबिटर। इसको भी सिर्फ आप स्टार लगा के करने ही हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है। CD55 की डेफिशिएंसी होती है तो नॉक्टर्नल ऑटोइम्यून हेमोलिसिस होता है। तो उसके बाद आपके पास अगर C1 एस्ट्रेज की
इनहिबिशन होती है, तो इसकी वजह से हेरिडिटरी एंजियोडीमा होता है। दे हेल्प प्रिवेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ऑन सेल्फ सेल्स, आरबीसीज इन पर्टिकुलर। तो ये जो C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर और CD55 है, ये दो चीज़ें आप समझ लें कि जो रेगुलेटरी टी सेल है ना, उसकी तरह का फंक्शन निभाती हैं। ये सर्च कवर हो गए। अब हमारे पास आ गया एक्स लिंक्ड जो ए गैमा ग्लोबिनीमिया। यहाँ पे मैं ये एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी थी कि जो हमारे पास रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है ना, आपको शायद योपेथोमा अगर कभी थोड़ा सा लेक्चर शुरू हुआ हो बचपन में, दैट इज थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अगर आपने पढ़ा हो, तो उसके अंदर वो इस तरह ना सेल बना कर बताता है कि सेल के ऊपर सरफेस होते हैं, फिर सेल के जो है ना वो कभी खुद ही सेल होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर बनाते हैं, ग्रोथ फैक्टर आके सेल के ऊपर बाइंड करते हैं और वो सेल को सेल के अंदर जो मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से सेल ग्रो करता है, ग्रो करता है या डिफरेंशिएट करता है या इंक्रीज इन नंबर करता है, इंक्रीज साइज जो है वो करता है। तो वो जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं ना, वो डिफाइन करते हैं। वो सेल खुद भी बना सकता है या साथ वाले सेल या कोई और सेल भी बना सकता है। उसमें से एक जो है ना वो टायरोसिन काइनेज है, जो कि एक ग्रोथ फैक्टर है या ग्रोथ से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। तो ये मैं इस एक स्लाइड से, तो ये आपको याद नहीं करनी, बस ये मैं बता रहा हूँ कि टायरोसिन काइनेज जो है ना, अगर आप कभी सुने तो ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। टायरोसिन काइनेज इज बेसिकली समथिंग जो कि सेल्स को ग्रो करवाती है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबिनीमिया। मैं आपसे और कुछ भी नहीं पूछता, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि ए गैमा ग्लोबिनीमिया जैसे मुराद है कि आईजी जो है, आईजीजीज हैं, ठीक है, आईजीजी दैट इज IgM, IgA और IgE, ये नहीं बन रही, तो कौन सा सेल है जिसकी डेफिशिएंसी हो रही है? कौन सा सेल की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करे? प्लाज्मा सेल। बाकी सब भी बता दें प्लीज, अदर नेम बता दें प्लाज्मा सेल के अलावा उसको और क्या हम किस तरह से याद कर सकते हैं? बी सेल। डॉक्टर सर नहीं जवाब देना, बाकी कोई नहीं सुन रहा। लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना बंद कर दें, फिर शायद आ जाए शायद। अरे सुनने, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपको सबको मिल जाने थे, क्लास का ही है इंटरेस्ट, 2 घंटे पढ़ना है बस। गाइस बाकी सब भी प्लीज बताएं। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूँ उनको सारों को पहले से ही पता है। खैर, डिफेक्ट इन बीटी के जो है, ब्रूटोन टायरोसिन काइनेज जो है इसका डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टायरोसिन काइनेज जीन, ये एक टायरोसिन काइनेज जीन है और नो बी सेल मैचुरेशन नहीं हो रही, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जिसकी वजह से ये इंक्रीज इन बॉयज होती है। अभी इसकी जो है वो स्केच वाली पिक्चर भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये दो चीजें याद रखें कि इसके नाम से एक्स लिंक ए गैमाग्लोबिनीमिया की प्लाज्मा सेल की मैचुरेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से कोई भी जो है डिक्रीज IgG ऑफ ऑल क्लासेस हो रही है। और साथ आ रहा है आपके पास एब्सेंट बी सेल्स इन पेरिफेरल ब्लड। एब्सेंट बी सेल आ रहा है, तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि आपको, अब मैं कोई बताएगा कि जो लिम्फ नोड्स हैं उसके अंदर कौन सा एरिया है जो डिफिशिएंट होगा लिम्फ नोड को, अगर हम हिस्टोलॉजी में देखें ए गैमाग्लोबिनीमिया में लिम्फ नोड का कौन सा एरिया, फॉलिकल और जनरल सेंटर्स, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि एब्सेंट और स्कैंटी लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स विच आर प्राइमरी, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स एंड जनरल सेंटर्स आर एब्सेंट। तो लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। लाइव वैक्सीन क्या होगा कि जो वायरस होता है या जो भी वैक्सीन होती है उसके अंदर मटीरियल जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लाइव होता है, बेशक वो वीकेंड होता है, तो क्योंकि वो वीक होता है इट स्टिल कैन कॉज डिजीज, इस वजह से लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दिस कुड बी अ क्वेश्चन। इसमें हमारे पास आता है रिकरेंट बैक्टीरियल एंड एंट्रोवायरल इन्फेक्शन आफ्टर 6 मंथ्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि 6 मंथ के बाद इन्फेक्शन होगा। अभी मैं इसको आपको बताऊंगा बाकी डिजीज के साथ रिलेट करके। उसके बाद आई थी हमारे पास सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी। सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी में क्या होगा कि सिर्फ जो IgA है वो नहीं बनेगी, बाकी सारी बनी होगी। तो इसके अंदर क्या है, इसकी कॉज अननोन है, बट मोस्ट कॉमन इज प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। होता क्या है कि मेजोरिटी जो है वो एसिम्टोमेटिक होती है, कैन सी एयरवे एंड GI इन्फेक्शन, autoimmune disease, एटोपी, एनाफिलैक्सिस टू IgA इन ब्लड प्रोडक्ट। एटोपी बेसिकली क्या है कि वो जो एलर्जी के सिम्टम्स है उसका उसका नाम है। तो ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर आपके पास एनाफिलैक्सिस टू IgA इन ब्लड प्रोडक्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर, मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास क्या होगा, डिक्रीज IgA बट बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू जार्डियसिस,
can cause false negative celiac disease test and false positive serum pregnancy test. इसका मैकेनिज्म अभी भी नहीं मुझे याद, या तो इसको हम बाद में करेंगे डिस्कस, लेकिन ये पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो एनाफिलैक्सिस टू आईजीए प्रोडक्ट है ना, उसमें क्या होता है कि जो बॉडी है उसने कभी आईजीए देखी ही नहीं होती। तो जो बॉडी है उसके लिए आईजीए, क्योंकि ये भी एक प्रोटीन है, तो आईजीए जो उनसे होती है वो एक फॉरेन प्रोटीन होती है। अब मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट है, उसको आई ब्लड उसकी डेफिशिएंसी है उसके अंदर, आपने ब्लड ग्रुप मैच करके उसको दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको आईजीए जो सेलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी है या नहीं। तो अब आपने ब्लड को आईजीए के लिए फिल्टर तो नहीं किया, तो अगर उस ब्लड के अंदर आईजीए प्रोडक्ट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सीवियर रिएक्शन होगा और एनाफिलैक्सिस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको उनके जो ब्लड आपके जो आर्म होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि आईजीए डेफिशिएंसी का टैग लगा होता है, और आपने जब उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आईजीए जो उनसे उससे उस ब्लड को जो है आईजीए से पाक कर दियो। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू जीआरडीएसिस है या साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन है। साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन क्यों है, क्योंकि ये वो इन्फेक्शन है जो कि म्यूकोसल लाइनिंग के थ्रू इन्फेक्ट होते हैं, सांस के थ्रू जा रहे हैं, तो सांस जो है ये म्यूकोसल लाइनिंग, और म्यूकोसल लाइनिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कौन सी होती है, आईजीए। क्वेश्चन है कि बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है। आईजीजी सीरम के अंदर सबसे ज्यादा होती है, ओवरऑल बॉडी के अंदर आईजीए ज्यादा होती है। आप नहीं भूलना। और ये आईजीई की बात है कि मेटर्नल जो है ये प्लेसेंटा क्रॉस करती है, और 6 मंथ्स तक इम्यूनिटी बच्चे को प्रोवाइड करती रहती है। अब आ जाते हैं हमारे पास कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डिफिशियंसी। कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डिफिशियंसी बेसिकली इसी तरह की डिजीज है, एक्स लिंक्ड जो है ए गैमाग्लोबिनीमिया, ये एक्सएलए कहते हैं इसको। एक्सएलए जैसी ही डिजीज है, लेकिन माइल्ड है, और ये एक्स लिंक्ड नहीं है। इसके अंदर भी आपके डिफेक्ट इन बीटा सेल डिफरेंशिएशन, कॉज अननोन होती है, मे प्रेजेंट इन चाइल्डहुड बट डायग्नोज्ड यूजुअली आफ्टर प्यूबर्टी, और इसके अंदर आप देखें जेंडर मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि एक्स लिंक नहीं है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, ये हमने बाकी में भी पढ़ा है, लेकिन इसके साथ खासतौर पर मेंशन करें। ब्रोंकिक्टिसिस, लिम्फोमा एंड साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन। डिक्रीज प्लाज्मा सेल, डिक्रीज इम्यूनोग्लोबुलिन, डिक्रीज है बट दे आर नॉट एब्सेंट, और इसकी वजह से आपके पास लिम्फ नोड जो है वो नॉर्मली नजर आएंगे आपको, लिम्फ नोड में ज्यादा चेंज नहीं नजर आएगा। अब ये जो है ना, क्वेश्चन अगर आता है आपके पास आता है कि बच्चा एक मेल है, इन्फेंट है, वो बर्थ हुई है, उसके 6 मंथ्स के बाद उसको साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन और जो रिकरेंट इन्फेक्शन जैसे जियार्डिया है वो होना शुरू हो गया, तो आपका जो डिफरेंशियल है वो किस तरफ जाएगा, एक्सएलए की तरफ। ठीक है। तो और ये मेल के अंदर होगा। आपको पता ही है कि एक्स जो होता है मेल होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, फीमेल एक्स एक्स होती हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं मेल के जो होते हैं इसके अंदर, खैर कहने का मकसद ये है कि जो जो बच्चों के अंदर होते हैं, जो आपके पास एक्स लिंक्ड होते हैं डिजीज, वो उनकी वो मेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स के अंदर वो प्रेजेंट बहुत रेयर होती हैं, बहुत रेयर, लाइक ना होने के बराबर। तो ये एक्स हमेशा इसके अंदर मेल होगा इन्फेंट। उसके बाद आया था आपके पास सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी के अंदर, आपके पास इनिशियली नहीं आएगा, आपके पास काफी एज के बाद एडल्ट में जो है वो आपके पास आएगा पेशेंट, और उसके अंदर क्या होगा कि रिकरेंट एयरवे इन्फेक्शन हो गया, एटोपी जो है ना, ये एलर्जी एस्मा इस तरह की जो चीजें होती है ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके अंदर एक ये भी होता है कि एक पेशेंट था, उसको एस्मा की हिस्ट्री थी, एडमिट हुआ, उसको ब्लड लगा और उसको एनाफ्लेक्सिस हो गया, तो जो है ना वो कौन सी चीज होती है, उस वक्त आपने आईजीए के बारे में सोचना है, डिफरेंशियल मैकेनिज्म आईजीए। फिर दूसरी होती है कि इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू जियार्डियासिस, सिर्फ जियारडी जीआई इन्फेक्शन में जियार्डियासिस जो है ना वही आता है, रिकरेंट या प्रोलॉन्ग डायरिया एडल्टहुड में आ जाएगा। तो ये जो चीज आती है ये बचपन में नहीं आ रही, ये याद रखना है। दूसरा आ जाता है आपका सीवी, जो सीवीआईडी है, सीवीआईडी की का और इसका डिफरेंस ये है कि एक तो ये कि सीवीआईडी आएगी अडल्ट चाइल्डहुड में आएगी, इन्फेंट के अंदर नहीं आएगी। दूसरा ये हो कि ये किसी भी जेंडर में आ सकती है। इसमें देखिए कि बट यूजली डायग्नोज आफ्टर प्यूबर्टी, ये बच्चों में नहीं आती, तो ये और ये कि उससे माइल्ड है, ये इसका डिफरेंस आ गया। ठीक है। फिर थायमिक एप्लेजिया, इसको अब हम कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। और मुझे ये था कि जो हम लोगों ने डिजीज पढ़ी हैं
ये किस सेल से रिलेटेड है सारी? बी सेल से रिलेटेड है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से कि अगर डिजीज है वो टी सेल से रिलेटेड है, टी सेल नहीं ग्रो कर रहे, तो मुझे ये बताएं कि जो लिम्फ नोड है उसके अंदर कौन सा एरिया जो है वो उसके उसके रिग्रेशन होगी, वो डेवलप नहीं होगा। पैराकॉर्टेक्स, वेरी गुड। ठीक है। और ये हमें पता है कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो फिर पैराकॉर्टेक्स है जिसकी हाइपर सेलुलैरिटी की वजह से लिम्फेडिनोपैथी आती है। और इससे ही एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि कौन से ऑर्गन्स, कौन से पैरासाइट्स का इन्फेक्शन होगा जिसके अंदर पैराकॉर्टेक्स की जो है वो लिम्फेडिनोपैथी आएगी। जो प्रोमिनेंट चीजें, एबीवी, वायरल इन्फेक्शन या ट्यूमर की वजह से, क्योंकि वो टी सेल जो है ये इन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं, तो एबीवी वेरी गुड। बट जनरली स्पीकिंग वायरल इन्फेक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास ये थाइमस एप्लेजिया आ गया। टी सेल डिसऑर्डर है। अब ये किस वजह से हो रहा है कि जो थाइमस है वो नहीं डेवलप हो रहा। इसकी जो हम रूट कॉज की तरफ जाएंगे ना तो क्या होगा कि थर्ड और फोर्थ पेंजियल पाउच जो है वो, पाउच जो से वो नहीं डेवलप होगी। अब ये थर्ड और फेंजल पाउच है, इसका थाइमिक एप्लेजिया से इनके अंदर रोल क्या है कि ये थाइमस को थाइमस की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। अब जब थाइमस नहीं होगा, आपको पता है कि बी सेल कहाँ पे बनते हैं, बोन में, और टी सेल कहाँ, टी सेल भी बनते हैं बोन में, लेकिन मेच्योर कहाँ पे होते हैं, थाइमस के अंदर। तो अब जब ये थाइमस प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि टी सेल उनसे उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो एक तो ये थाइमस से रिलेटेड है जो टी सेल के अंदर इम्यून है। इसकी जो एडिशनल फाइंडिंग्स है उसमें क्या होता है कि जो फेस है उसकी चीजों को, थर्ड और फ्रेंजल पाउच जो है फेस की जो है वो में होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। फिर उसके बाद आपके पास एओर्टा होती हैं जो आर्टरीज हैं, मेन आर्टरीज हैं, उनकी होती है डेवलपमेंट। तो ये इससे रिलेटेड है। और साथ पैराथायराइड होते हैं। तो इसको मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि आपके पास ये कैच 22, इसका एक निमोनिक है, कार्डियक डिफेक्ट आ गया, जिसमें आपके पास कोनोट्रंकल टेट्रोलॉजी, फेलियर ट्रंकस आर्टरियोसिस, एब्नॉर्मल फेसिस, थाइमिक हाइपरप्लेसिया, क्लेफ्ट पैलेट, और हाइपोकैल्सीमिया सेकेंडरी टू पैराथायराइड एप्लेजिया, जिसकी वजह से टेटनी होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ये जो आपके पास चीजें आती हैं ना, ये आपके पास थाइमिक एप्लेजिया से रिलेटेड है। अब मैं अगर आपको इसको मजीद एक्सप्लेन ना भी करूँ तो आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह आप लोग बता सके टी सेल कम होंगे तो क्या होगा। तो आपके पास एक तो टी सेल कम होगा, और साथ ही आपके पास हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोपैराथायरिडिज्म और हाइपोकैल्सीमिया आ रहा है। और थाइमिक शेडो एब्सेंट होगा ऑन चेस्ट एक्सरे। ये अगर आपके पास नजर आया था ना, एक बच्चे का एक्सरे दिया होता है, और तो ये तो आपके पास बड़ा पेट क्वेश्चन बन जाता है। और बिलीव मी कि ये आता भी है, ये इसने एक्सरे दिया होता है, शो करता है ना, जब भी छोटे से बच्चे का देखता होता है एब्डोमेन सोलन है और एक्सरे चेस्ट दे, तो आप डायरेक्ट जाके पहले चेस्ट देते हैं कि कहीं थाइमिक शेडो एब्सेंट तो नहीं है। अगर वो आ रहा तो मैं फॉरन थाइमिक एप्लेजिया की तरफ देखूँ। तो ये था इसकी जो फिर कॉज है 22 की माइक्रो डिलीशन है। ये जो 22 का जो 11 आर्म है, उसकी जो माइक्रो डिलीशन है उसके ऊपर ये जो आपके पास थर्ड फ्रेंजल पाउच वाली जीन होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आ जाता है फेलियर टू डेवलप थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजल पाउच। एब्सेंट थाइमस एंड पैराथोराइड्स, ये दो चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं। ठीक है, जो इसका है, तो इसको कहते हैं डाइजोर सिंड्रोम। के अंदर क्या होता है कि ये थाइमिक, पैराथोराइड और कार्डियक डिफेक्ट होते हैं। इसके एक सिमिलर सिंड्रोम होती है, वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम, जिसके अंदर पैलेट फेशियल और कार्डियक डिफेक्ट होते हैं, बट थाइमिक और पैराथायराइड जो है वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं होते। तो ये सिमिलर है, लेकिन ये उससे लेस सीवियर डिजीज है, ये सीवियर डिजीज है। ठीक है। अब जो टी सेल की अगर थाइमिक एप्लेजी है, तो इसके अंदर आपके पास क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फेक्शन कितने, कौन से टाइप के इन्फेक्शन है जो कि नहीं, मतलब कौन से टाइप की इम्यूनिटी है, या कह लें कौन से सेल की इम्यूनिटी है जो सही तरह से डेवलप नहीं होगी, बता सकते हैं?
टी सेल इम्यूनिटी, ठीक है। ठीक है, साइटोटॉक्सिसिटी कम कम हो जाएगी, फिर टी सेल में हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, डिफेंस वीक हो जाएगा, रेगुलेटरी टी सेल भी जो है वो नहीं काम करेंगे। जैसे इनेट ज्यादा, लेकिन ना वो होगी जो आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो। इनेट में अ, ये आपने ना स्लाइड हमें रिवाइज करनी है। इनेट इम्यूनिटी में यहाँ पे ना टी सेल नहीं है कहीं पे भी। यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेज है, डेंड्रिटिक सेल है, लेकिन टी सेल नहीं है। तो इनेट के अंदर ये है सारे। ये पिक्चर आप याद रखिए ना, आपको ये भूलेगी नहीं कि इनेट और अडेप्टिव में क्या है। इसको अब थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, क्योंकि ये अगेन मेमोरी हुक्स है लास्ट, तो इसको हम करते हैं। चले जी। अब यहाँ पे इसमें जो है ना, जो चीजें याद करने वाली ने वो ये आपने याद रखनी कि टायरोसिन ये जो है ना, ये प्रोटॉन से ब्रिटेन से उसने, ये प्रोटॉन गामा ग्लोबिनीमिया का ये एक निमोनिक है, ये याद रखना है। ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना, ये चीज मतलब एज फार आई कैन रिमेम्बर ये वाला क्वेश्चन में इस चीज से मैंने क्वेश्चन किया हुआ, क्योंकि टायरोसिन काइनेज से रिलेटेड था। और यहाँ से था कि कैंडाइडा वाला जो सा था ना ये। अब मैं वही बता रहा हूँ कि ये चीज मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन ये मैंने गलत किया हुआ क्वेश्चन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास आपने अगर चेक करना है ना कि जो पेशेंट है उसके अंदर बी सेल का फंक्शन तो काम नहीं कर रहा। अब आपने चेक करना है कि टी सेल का फंक्शन काम कर रहा है या नहीं। तो आप क्या करते हैं कि सेल के अंदर आप कैंडाइडा कि जो एंटीजन है या कैंडाइडा जो है उसको सब डर्मल जो है इंजेक्शन लगाते हैं। अब जब आप उसको सब डर्मल इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि टी सेल की वजह से वहां पे एंड्यूरेशन या आप कह लें कि इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अब वो जो टी सेल की वजह से जब इन्फ्लेमेशन आती है तो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि जो टी सेल्स हैं दे आर फंक्शनिंग वेल, बट जो डिफेक्ट है वो बी सेल का है। तो ये जो है ना एक टेस्ट होता है, इसको कैंडाइडा टेस्ट कहते हैं, या कैंडाइडियल कैंडिडियल टेस्ट। ये इसको आपको बताऊंगा, इसका नाम मेरे जहन से निकल गया। यार मतलब पॉइंट है इसके, ये एक टेस्ट होता है, इसको प्रॉपरली क्वेश्चन में इसका जिक्र भी हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं ये आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर आपके पास आते हैं जो यही है कि सारे निमोनिक्स के अंदर आपको बताया कि जो बीटा ए एक्सएल ए है उसके अंदर आपके पास आईजीजी सारी टाइप्स की वो डिक्रीज हो जाती हैं और बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। बी सेल बिल्कुल डिस्ट्रॉयड होते हैं, बी सेल नहीं नजर आते। और ये उन्होंने दिखाया हुआ कि जो लिम्फ नोड है वो दिखाया हुआ कि लिम्फ नोड जैसे बहुत छोटे छोटे स्कैंटी से होते हैं। जर्मिनल सेंटर के दिखाया हुआ कि जो जर्मिनल सेंटर है वो डिस्ट्रॉयड होता है, तो जर्मिनल सेंटर्स नहीं होते। और आपके पास इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो था वो बहुत ज्यादा होता है। बाद जियार्डिया का इन्फेक्शन होता है। ये सारी जो है ये आपके पास आ गई हैं एक्स एल ए की या एक्स लिंक ए हेमोग्लोबिन। हमने एक चीज पढ़ी है कि जो वायरल इन्फेक्शन है वो नहीं होते, लेकिन फिर भी उसमें कहते हैं कि जो एंटायरो वायरस है ना उसका इन्फेक्शन होने का फिर भी चांस होता है। ठीक है, या मतलब एंटायरो एंटायरो जो एंटायरो वायरस के हैं वो उनका इन्फेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वायरस का कोई भी इन्फेक्शन होता है, एंटायरो वायरस का इन्फेक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं इन्होंने दिखाया हुआ है सीवीआईडी का। सीवीआईडी का यहाँ पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन हमें ये याद है कि जो कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी उसके अंदर वो सिमिलर टू एक्सएल है, लेकिन लेस सीवियर होती है और एडल्टहुड में आती है या चाइल्डहुड में आती है, और इसके अंदर जो मेल फीमेल है किसी के अंदर भी आ सकती है, जबकि एक्सएल है ओनली रिलेटेड टू मेल्स है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो स्केच है इसके अंदर है कि आईजीए जो से थे, आपको याद है ना आईजीए जो से थे वो डाइमर होता है। जब सिक्रीट होता है तो डाइमर इनिशियली वो होता है, मोनोमर होता है, लेकिन जब सिक्रीट होता है तो डाइमर होता है। तो ये आईजीए को उन्होंने शो किया हुआ है कि आईजीए की डेफिशिएंसी उसके अंदर इन्फेक्शन जियार्डियल इन्फेक्शन ही होता है। और इसके अंदर आपके पास जो ब्लड प्रोडक्ट होती है, आपने जब ब्लड प्रोडक्ट देने होते हैं तो आपने देखना होता है उसके अंदर आईजीए प्रोडक्ट ना हो। अगर वो होंगी तो उसकी वजह से एनाफ्लैक्सिस होगा। कॉज क्या हमें पता है, कॉज इसकी अननोन है। और इसके अंदर ये होता है कि जब आप आईजीए रिलेटेड प्रोडक्ट देते हैं तो एनाफ्लैक्सिस हो जाता है। ये आईजीए से रिलेटेड चीजें हैं। उसके बाद आगे हमारे पास जो डाइजॉर्ज सिंड्रोम है, डाइजॉर्ज सिंड्रोम में जो न्यूरल क्रेस्ट की जो माइग्रेशन है ना, न्यूरल क्रेस्ट सेल की माइग्रेशन, ये शीट जो टेबल खैर माइग्रेशन डिफेक्टेड होती है ड्यू टू 22q11 माइक्रो डिलीशन। ये इसमें इन्होंने दिखाया था कि ये भी टू बना हुआ है, फिर ये भी टू बना हुआ है और ये 11 है, तो ये 22q11 का एक निमोनिक है।
कुछ लोगों के लिए काम करेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं करेगा, लेकिन ये है कि मैं इसमें बताया। इसमें क्या होता है, आपके पास के जो टी सेल्स हैं वो डेवलप नहीं होते, टी सेल की डेफिशिएंसी है। तो पैराटैक्स, ये जो उसमें बताया कि पैराथायराइड, और साथ आपके पास जो थाइम है, जो थाइमस अंडर डेवलप होता है। T3 A T4 जो सही टी फ्रेंजल पाउच करता है। साथ ये पिक्चर जो से वो क्या है कि जो हाइपर हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा और हाइपोकैल्सीमिया होगा। ये आपके पास जो है ना कार्डियो वेरोफेशियल जो एबनॉर्मेलिटीज है उनके बारे में बताया हुआ है कि ये उसी तरह की होती हैं, बट थाइमस जो है वो, इसका थाइमस ये उठा हुआ है, गिरा हुआ है, सही है, लेके जा रहा है, इसका मतलब थाइमस डेवलप हो जाता है प्रॉपरली। जो है, ये जो आपके पास डाइजॉर्ज सिंड्रोम है, जॉर्ज वॉशिंगटन दिखाया हुआ है। ये तो जो डाइजॉर्ज सिंड्रोम है उसके अंदर थाइमस डेवलप नहीं होता। और ये इस पिक्चर में दिखा रहा है कि लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। और जो मैटरनल इम्यूनिटी थी वो 6 मंथ्स तक बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो है ये एक्सएलए के अंदर आपके पास 6 मंथ्स के बाद जो पेशेंट है वो, उसके अंदर ये symptom, ये बार बार इन्फेक्शन आना शुरू हो जाते हैं। और टी सेल की वजह से हम लोगों को पता है कि वायरल इन्फेक्शन प्लस जो ट्यूमर होता है ना, ये कैंसर क्रैब जो होता है ना, वो ये ट्यूमर सेल को इंडिकेट कर रहा होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो कैंसर सेल्स हैं उनका रिस्क भी बढ़ जाता है टी सेल की डेफिशिएंसी की वजह से। तो यहाँ तक ये जो है ये कंक्लूड हुआ है। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें।